नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी मेंस के लिए एक ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्तमान आर्थिक मंदी एवं पूर्व के आर्थिक मंदी से किस प्रकार भिन्न है, इसको क्वेश्चन आंसर राइटिंग के रूप में देखेंगे। यह टॉपिक जीएस पेपर 2 के अलावा जीएस पेपर 1 के करेंट में भी पूछा जा सकता है। साथ ही सीडीपीओ, AAO, अंकेक्षक आदि के मेंस के भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। साथ ही अन्य सिविल सेवाओं की परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। दोस्तों, हम लगातार बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक तथा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को करवा रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आप लोग मेरा उत्साह वर्धन करें, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के सामने ला सकूं। तो हम लोगों का आज का क्वेश्चन है, भारत में आई पिछली 4 आर्थिक मंदियों की समीक्षा करते हुए यह बताइए कि क्या वर्तमान मंदी इससे अलग है, यदि हाँ तो कैसे। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें भारत में आई पिछली 4 आर्थिक मंदियों के बारे में लिखना है और उसके बाद ये बताना है कि वर्तमान मंदी जो है सो पिछले 4 मंदियों से भिन्न है और यदि है तो कैसे। दूसरा, इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में पूछा जा सकता है कि कोविड महामारी के दौरान उत्पन्न आर्थिक मंदी भारत में आई पिछली 4 आर्थिक मंदियों से किस प्रकार भिन्न है। यानी कि हमें इसमें पिछले 4 आर्थिक मंदियों के बारे में लिखना है और फिर ये दिखाना है कि वर्तमान आर्थिक मंदी पिछले 4 आर्थिक मंदियों से किस प्रकार भिन्न है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अगर देखें तो सर्वप्रथम इसमें हमें भूमिका लिखना है और भूमिका में मंदी के बारे में कुछ दिखाना है। उसके बाद पिछले 4 आर्थिक मंदी के बारे में दिखाना है और उसके बाद हम लोग को ये दिखाना है कि चारों आर्थिक मंदी कौन कौन है, उसका क्या कारण है, और उसके बाद ये दिखाना है कि वर्तमान आर्थिक मंदी पिछले आर्थिक मंदियों से किस प्रकार भिन्न है। तो हम लोग देखते हैं सर्वप्रथम इसके भूमिका को। तो अगर हम भूमिका को देखें तो किसी भी देश के आर्थिक विकास में घरेलू कारक और बाह्य कारक दोनों जिम्मेदार होते हैं और इन दोनों कारणों का परिणाम जो है सकारात्मक विकास हो सकता है या नकारात्मक विकास हो सकता है। यानी कि आर्थिक विकास में घरेलू कारक, बाह्य कारक दोनों जिम्मेदार होता है, जिसके कारण इसका परिणाम जो है सो सकारात्मक एवं नकारात्मक हो सकता है। वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था का अवलोकन करें तो 1991 के बाद पहली बार भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर जो है वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के लिए नकारात्मक रही। यानी कि -23.9% की वृद्धि दर्ज की गई, यानी कि माइनस में हमारा आर्थिक विकास चला गया। बेरोजगारी दर जो है सो पिछले 45 वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। स्वतंत्रता के बाद 1991 के आर्थिक सुधारों के पूर्व 4 आर्थिक मंदियों को देश ने झेला। ये आर्थिक मंदी जो आया वह पहला 1957-58 में, उसके बाद 1965-66 में, उसके बाद 1972-73 में और उसके बाद 1979-80 में आया। इन 4 आर्थिक मंदियों में खाद्यान्न संकट व भुगतान संकट ने प्रमुख भूमिका निभाई। अब हम लोग देखें तो 1957-58 और 1965-66 का जो आर्थिक मंदी था उसका मुख्य कारण खाद्यान्न संकट था। यानी कि खाद्यान्न का बड़े पैमाने पर आयात किया गया। और दूसरा 1972-73 और 1979-80 का जो आर्थिक मंदी था उसका प्रमुख कारण था ऊर्जा संकट और कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि। तो इसको हम लोग को चारों को दिखाना है जो किस प्रकार जो है सो आर्थिक मंदी भारत में रही है। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं 1957-58 की आर्थिक मंदी को। तो 1957 की आर्थिक मंदी पर अगर हम गौर करें तो उस समय भारत जो है सो औपनिवेशिक शोषण के पश्चात उसके
कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहा था, यानी कि जो भारत में बड़े पैमाने पर आर्थिक शोषण किया गया था, उस आर्थिक शोषण की से निकलने का प्रयास कर रहा था। उसी बीच मानसून की विफलता 1957-58 में देखने को मिली। मानसून की विफलता के कारण जो है सो खाद्यान्न उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। बड़े पैमाने पर खाद्यान्न का आयात किया गया, जिसके कारण जो है सो आयात बिल में वृद्धि हुई। और दूसरा, निर्यात का सुस्त होना, यानी कि निर्यात आयात बढ़ रहा था और निर्यात कम हो रहा था, जिसके कारण जो है सो व्यापार घाटा बढ़ गया और जीडीपी में 1.2% की गिरावट दर्ज की गई। यानी कि 1957-58 की आर्थिक मंदी को हम लोग देखें तो इसका मुख्य कारण जो था सो खाद्यान्न संकट था। अब है दूसरा, 1965-66 की आर्थिक मंदी को हम लोग देखें तो 1966 के में भीषण सूखा पड़ा। सूखा के कारण जो है सो अनाज उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसके कारण 1965-66 का 2 भीषण अकाल भी हमें देखने को मिला, जिसके कारण अनाज का आयात चीन और अमेरिका आदि अन्य देशों से किया गया। तो अनाज का उत्पादन कम होने के कारण अनाज का आयात ज़्यादा किया गया, जिसके कारण जो है सो भुगतान संतुलन भारत के विपक्ष में चला गया। दूसरा, 1962 का चीन से के साथ युद्ध हुआ। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। इसके कारण भी देश की आर्थिक गतिशीलता को जर्जर बना दिया और भीषण खाद्यान्न संकट तथा युद्धों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई और वित्तीय वर्ष 1965-66 में 3.7% का आर्थिक संकुचन देखा गया। तो 1965-66 के आर्थिक मंदी का भी मुख्य कारण जो था अकाल था और खाद्यान्न संकट था। अब हम लोग देखते हैं 1972-73 का, तो इसका मुख्य कारण था विश्वव्यापी ऊर्जा संकट। इजराइल के समर्थक देशों के विरुद्ध ओपेक देश, जो तेल निर्यातक देश हैं, उसमें खासकर अरब देशों ने जो है तेल एम्बार्गो की नीति अपनाई। अब तेल एम्बार्गो क्या है? तो एम्बार्गो है किसी विशेष देश के साथ किसी व्यापार या गतिविधि का आधिकारिक प्रतिबंध। तो ओपेक देशों ने तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण पूरे विश्व में तेल संकट की समस्या उत्पन्न हुई और कच्चे तेलों की मांग में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण तेल के मूल्य में वृद्धि हुई और तेल का भारत जो आयात किया, जिसके कारण जो है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार का यह दुगुना हो गया। यानी कि तेल बिल जो था वह भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था उसका दुगुना हो गया। इसके साथ ही 1971 का पाकिस्तान का युद्ध भी पाकिस्तान के साथ युद्ध किया था, जिसके कारण भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 0.32% का संकुचन हुआ। तो 1972-73 की आर्थिक मंदी को अगर हम देखें तो इसका मुख्य कारण जो रहा वह आपको तेल के कारण हुआ। अब हम लोग देखते हैं 1979-80 की आर्थिक मंदी को, तो इसका भी मुख्य कारण था तेल संकट ही। 1979-80 में ईरानी क्रांति के समय तेल संकट हुआ। तेल की कीमत में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण आयात बिल में बढ़ोतरी और निर्यात में कमी आई, जिससे देश का भुगतान संतुलन बिगड़ गया और 5.2% का आर्थिक संकुचन दर्ज किया गया। तो ये हमारा 4 मुख्य रूप से जो है सो पिछला 1951 से पूर्व का आर्थिक मंदी है। अब हम लोग देखते हैं कि वर्तमान आर्थिक मंदी जो है सो पूर्व के आर्थिक मंदी से किस प्रकार भिन्न है। तो कोविड-19 महामारी के पूर्व में ही सुस्त पड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था कठोर लॉकडाउन की बदौलत काफ़ी संकुचित हो रही है। पिछली आर्थिक मंदियों से मौजूदा आर्थिक मंदी भिन्न है। पिछली 4 आर्थिक मंदियों कमोबेश खाद्यान्न संकट और भुगतान संतुलन के कारण थी, परंतु वर्तमान आर्थिक मंदी जो है खपत, मांग और निवेश के दुष्चक्र में उलझ गई है। तो अगर हम दोनों पर गौर करें तो मोटा मोटी पिछला जो आर्थिक मंदी है वह खाद्यान्न संकट और भुगतान संतुलन के कारण है, जबकि वर्तमान आर्थिक मंदी जो है सो खपत, मांग और निवेश के दुष्चक्र में उलझी हुई है। अगर हम देखें वर्तमान आर्थिक मंदी किस प्रकार से भिन्न है, तो इसको अगर हम गौर करें
तो पिछले मंदियों में खाद्यान्न संकट तथा भुगतान संतुलन संकट दो महत्वपूर्ण कारण थे, लेकिन वर्तमान में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार तथा विदेशी मुद्रा भंडार है। यानी कि पहले का मंदी जो था वह खाद्यान्न संकट था, भुगतान संतुलन के कारण था, लेकिन अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो पर्याप्त खाद्यान्न भंडार भी है और विदेशी मुद्रा भी है। पिछले मंदी में पूरा विश्व आर्थिक संकट में नहीं थी, लेकिन वर्तमान में कोरोना के कारण पूरा विश्व आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पिछली मंदियों में रोजगार विहीनता के ग्राफ में अचानक अत्यधिक वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन इस बार को अगर हम मंदी को देखें तो इसमें अत्यधिक रोजगार हानि हुई है, यानी कि पिछले 45 वर्षों के रिकॉर्ड को जो है तोड़ दिया है। अब मजदूर वर्ग ने देशव्यापी ग्रामीण पलायन ने कृषि पर आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ डाला, यानी कि लॉकडाउन के दौरान जो है सो बड़े पैमाने पर शहरों से दूसरे राज्यों से मजदूरों का पलायन हुआ, और वह मजदूर का पलायन जो है सो कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भारी बोझ का कारण बना, यानी कि उनको रोजगार का दूसरा कोई विकल्प नहीं था, जिसके कारण उनका जो है सो दबाव कृषि क्षेत्र पर ही बढ़ा। और पिछली मंदियों में प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रकों पर ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला था, लेकिन मौजूदा आर्थिक मंदी अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों पर प्रभाव डाला। अब मौजूदा आर्थिक मंदी के दौरान भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के बावजूद मांग, खपत व निवेश में वृद्धि ओझल है। अब हम लोग इसको आर्थिक मंदी किस प्रकार जो है सो वर्तमान आर्थिक मंदी पिछले आर्थिक मंदियों से भिन्न है, इसको देखा। अब हम लोग इसके निष्कर्ष को देखेंगे, तो निष्कर्ष आप लोग अपने से लिख सकते हैं और कई रूपों में लिख सकते हैं। तो इस हम लोग अगर इसको निष्कर्ष को देखें तो मोटा मोटी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्तमान में आर्थिक व्यवस्था पर होने वाली चौतरफा मार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ही मुश्किल में लाकर खड़ा कर दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इस संरचनात्मक समस्या के प्रारंभिक उपाय के तौर पर सर्वप्रथम लोगों के आय में वृद्धि करनी होगी। इसके लिए ग्रामीण स्तर पर मनरेगा कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना होगा, क्योंकि जो जितने लोगों का पलायन हुआ उसको ज़्यादा से ज़्यादा मनरेगा के माध्यम से ही रोजगार प्रदान किया जा सकता है। किसान सम्मान निधि योजना को समुचित कार्यान्वयन करना होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधनों का विकास करना होगा, तब ये जो है सो हम इस आर्थिक मंदी के दौर से निकल सकते हैं। धन्यवाद।